कैंसर होता क्या है? सेल का बॉडी में काम होता है डिवाइड होना, फंक्शन प्रोवाइड कराना और उसकी अगर जरूरत नहीं है तो किल हो जाना। लेकिन अगर किसी भी रीजन से उस सेल का ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से जो उसका एक डेड होने वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाए, तो वो क्या करेगी, वो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करती रहेगी और वो कहीं ना कहीं बल्क बनाएगी जिसको हम कैंसर बोलते हैं। अगर कोई इंसान आपके पास आता है, मतलब कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है, तो मोर्टालिटी रेट क्या है कि वो बच जाएगा? सबसे पहले तो कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है। कैंसर का सक्सेस रेट एक ही बात पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? फीमेल और मेल में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। आज की डेट में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, इसकी वजह से जो ये हार्मोन है उसका एक बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा। तो ये कोई भी फैक्टर जो हमारे इस हार्मोन को अफेक्ट कर रहा है वो कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का। अभी रशिया ने 2024 में mRNA बेस्ड एक वैक्सीन बनाया है जो कहता है कि कैंसरस सेल्स को खत्म करती है। हाँ, mRNA बेस्ड जो वैक्सीन आई है, अंडर ट्रायल है, अंडर रिसर्च है, फेज 1 उन्होंने कंप्लीट किया है, बट अभी मार्केट में नहीं आई है। तंबाकू एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर के लिए। मोर देन 100 टाइप ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ द तंबाकू। रात में अगर आप ब्रा पहन के सो रहे हो तो उससे भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक। आज का जो ये एपिसोड है, हम पूरी तरह कैंसर पे बात करने वाले हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई भी इंसान बात नहीं करना चाहता है, डरते हैं। लोगों के बीच में एक टैबू है कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो शायद ये हमको भी हो सकता है। आज हम कैंसर के बारे में, कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या है, ब्रेक थ्रूज क्या है, एडवांस ट्रीटमेंट क्या आने वाले हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाली है उनका नाम है डॉक्टर रेखा आर्या। सी इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट और 15 सालों से कैंसर पेशेंट्स को देखती आ रही है और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स भी किए हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच शशांक फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब लाइक यंग जनरेशन, यंगस्टर्स अगर कैंसर अवेयरनेस में आते हैं तो सच में हम इस मिशन को जो अवेयरनेस करना एक ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए मोटिव होता है, उसमें हम सक्सेस होंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी। मैंने इसलिए भी ये टॉपिक चुना है कैंसर, क्योंकि आजकल इंडिया में 2 रीजन है डेथ की सबसे बड़ी। एक तो है कैंसर और दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, जो किसी को भी हो रहा है। और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम ये पॉडकास्ट स्पेशली कैंसर के ऊपर ही करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम ये है कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कैंसर होता क्या है क्या ये कैंसर? राइट, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग लगती है कि कैंसर पता नहीं कैसी भयानक बीमारी है, क्या है। जबकि आज की डेट में ये प्रूव हो चुका है कि कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज है, लाइक डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन। तो अगर हम बात करें इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझिए कैंसर क्या है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ। हमारी जो पूरी बॉडी है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप बात करते हैं, आंख, नाक, कान, दिमाग, कुछ भी, एनीथिंग, स्किन, वो सब सेल से मिलके बनी होती है। सेल का बॉडी में काम होता है डिवाइड होना, फंक्शन प्रोवाइड कराना और उसकी अगर जरूरत नहीं है तो किल हो जाना, जिसको डेड हो जाना, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। लेकिन अगर किसी भी रीजन से उस सेल का ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से जो उसका एक डेड होने वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाए, तो वो क्या करेगी, वो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करती रहेगी और वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होते 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 एक बल्क बनाएगी जिसको हम कैंसर बोलते हैं। अच्छा, यानी वो हेल्दी सेल्स जो आपकी बॉडी में है वही म्यूटेट होके कैंसरस सेल बन जाता है? यस। अच्छा, राइट। अब ये आता है कि भाई इतनी सारी सेल्स हैं, किसी पर्टिकुलर की बॉडी में ही क्यों बन रही है, उसका क्या रीजन है। तो उसके जो होता है ना, एक जो डायलॉग होता है कि मैम कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर आज के दिन में क्यों इतना बढ़ रहा है, तो उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल। जो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो 2 रीजन होते हैं, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। मतलब जो आपके जीन के लेवल पर है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला सेल डिवाइड हो रही है, ये हो गया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं। जीन की जरूरत होती है, डीएनए की जरूरत होती है, एमआरएनए की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर वो जीन के लेवल पे म्यूटेशन हो जाए, दैट इज जेनेटिक। बट अगर कोई ऐसा एनवायरमेंट है उस सेल के अराउंड जो उस सेल की जीन में म्यूटेशन करा रहा है ताकि वो सेल अपना नॉर्मल फंक्शन को रही है और वो मल्टीप्लाई करती जा रही है, उसको सिग्नल मिलना बंद हो गया है कि कहाँ रुकना है, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आखिर वो सेल ऐसा कर क्यों रही है। तो और कितना टाइम लग जाता है एक हेल्दी सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट होने में? इसमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, डिपेंड्स कि कहाँ का कैंसर है वो। पर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा सिम्टम्स दिखा और जब वो डॉक्टर के पास गए डायग्नोज करवाने के लिए तो उनको पता चलता है कि वो लास्ट स्टेज कैंसर है। ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि उनको तो अभी पता चला है, उनको तो अभी सिम्टम्स दिखे हैं और अचानक से ही वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। देखो शशांक, इसको ना मैं बहुत थोड़ा सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि कितना टाइम लगता है कैंसर बनने में, तो इसमें मैंने बोला महीने, सालों और जनरेशन भी लगती है। अगर जेनेटिक लेवल पे मैं बात करूँ कि पेरेंट्स के एक जीन में डिफेक्ट था, वो बच्चे में आया, उसको कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही रहा, बट उसके बच्चे में आ गया, है ना, तो ये तो जनरेशन वाले हो गए। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उस पर्सन को, उस कैंसर पेशेंट को एडवांस स्टेज में कैसे डायग्नोज हो रहा है, जबकि उसे तो 1 महीने पहले पता चला, कि वो उसको कुछ सिम्टम्स आए तब जाके उसने ध्यान दिया। तो वो रीजन ये है कि उसकी बॉडी सिग्नल दे रही होगी बट उसने इग्नोर किया। क्योंकि कभी भी ना ऐसे नहीं होता कि हमें कोई सिम्टम्स दिखा और हम कह दें ये कैंसर है। नहीं, कैंसर का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता, अदर डिजीजेस की तरह ही सिम्टम्स आते हैं। बट कैंसर कब कहा जाता है, उसके अपने एक अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छा, हर साल इंडिया में 2022 का ये आंकड़ा है कि लगभग 14 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर पेशेंट थे 2014 में, जो सबसे ज़्यादा था। उससे पहले के अगर ईयर में किससे कंपेयर करें तो, जिसमें डेथ्स भी कम से कम 10 से 12 लाख लोगों की हो चुकी थी। तो मोर्टालिटी रेट क्या है? अगर कोई इंसान आपके पास आता है, मतलब कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है, तो मोर्टालिटी रेट क्या है कि वो बच जाएगा? अगर वो अर्ली स्टेज में जा रहा है या एडवांस स्टेज में जा रहा है, तो फिर क्या डिफरेंस है इसके बीच में? कैंसर का जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, और ये हम ऑन्कोलॉजिस्ट, इनफैक्ट जो भी कैंसर अवेयरनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कैंसर का सक्सेस रेट एक ही बात पे डिपेंड करता है, अर्ली डायग्नोसिस। राइट, एक तो सक्सेस रेट भी अच्छा होगा। दूसरा, जो कैंसर की मैनेजमेंट में मल्टी टीम लगती है, मल्टी स्पेशलिस्ट लगते हैं, सर्जन, कीमोथेरेपी एक्सपर्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हम उन्हें बोलते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो एक ये टीम होती है ना, सबका अपना रोल होता है एक लेवल पर। तो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हो सकता है सबकी जरूरत भी ना पड़े। राइट, तो अर्ली डायग्नोसिस पर डायग्नोज होना, अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस होना, उसकी मॉर्टेलिटी डिसाइड करती है। लेकिन किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसको कैंसर ही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको थोड़ा सा सिम्टम्स दिख रहा है, फीवर आ गया, बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, कफिंग हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। और नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, नॉर्मल कफ भी हो सकता है, नॉर्मल रैशेस भी हो सकता है, लेकिन उसको पता कैसे चले कि यही कैंसरस है बिना डायग्नोज करवाए? कि हाँ, क्योंकि हर कोई इंसान तो कैंसर के लिए जाएगा नहीं, बायोप्सी तो करवाएगा नहीं। तो फिर कैसे अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, अब मेरे को जाना चाहिए डॉक्टर के पास? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि हमें डायग्नोज कैसे करना है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कैंसर का अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता कि अगर किसी इंसान को वो हो गया तो वो कैंसर है। तो हमारा यहाँ पे कहाँ रोल आता है? हमारा रोल आता है विजिलेंट होने में, अवेयर होने में। अगर बॉडी में सिम्टम्स की मैं बात करूं, अगर बॉडी में कहीं पर भी टॉप टू बॉटम एन अनयूजुअल लंप है जो पहले नहीं था, लंप मतलब गांठ है जो पहले नहीं थी, तो आपको सोचना है कि यार पहले तो नहीं था, अभी कैसे आ गया, मुझे मिलना चाहिए। दूसरा होता है नॉन हीलिंग अल्सर, बॉडी में कहीं पे भी अल्सर हो गया, स्पेशली अगर हम माउथ कैंसर की बात करें, मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर कोई ऐसा जख्म है जो 2 से 3 हफ्ते हो गए, ठीक नहीं हो रहा, आपको डॉक्टर से मिलना है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, आप डाइट नहीं कर रहे, जिम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका ना वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो जो महिलाओं में सीए ब्रेस्ट आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन। हमारी इंडिया कैपिटल हो गई है आज की डेट में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की।
ओवरऑल कैंसर की। लेकिन महिलाओं में पहले ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन नहीं था, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा हो चुका है। तो महिलाओं में अगर छाती में कभी भी कोई भी गांठ महसूस हो रही है, हमेशा दिखाओ। मैं ये नहीं कहती कि हर गांठ कैंसर है, क्योंकि महिलाओं में हमारे ब्रेस्ट में हमारे ओवरऑल जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, हम टीन एज थे, फिर हम एडल्ट हुए, फिर हमारी शादी हुई, बच्चा हुआ, तो बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत सारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी एबनॉर्मल महसूस हो, जो आपको लगे कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, हमेशा विजिट करो, राइट। महिलाओं में ब्लीडिंग का कॉमन एक इशू है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं कार्सिनोमा सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से और बच्चेदानी के कैंसर से, जो कि ओल्ड एज की डिजीज मानी जाती थी, बट आज की डेट में यंग एज में भी डायग्नोज हो रही है। तो महिलाओं में अगर ब्लीडिंग की कंप्लेंट बन रही है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग होती है, उससे हटकर अच्छा, हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करें। ब्लीडिंग पर डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, आजकल आपने देखा होगा पॉटी के रास्ते लोगों को अक्सर ब्लीडिंग की कंप्लेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं हेमरॉइड्स, पाइल्स। तो आज की डेट में मैंने ये देखा है कि लोग पेशेंट ना उसको पाइल समझ के इग्नोर कर रहे होते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाया, बाद में पता चला ये कैंसर है। अच्छा, तो इग्नोरेंस की वजह से क्या हुआ, वो स्टेज बढ़ गया। तो अगर कुछ भी ऐसा है ना जो आपको लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, 2 से 3 हफ्ते हो गए, ऑलवेज विजिट टू योर डॉक्टर। तो आपको कैसे डायग्नोज करना है, अपने आप को अवेयर रख के और इग्नोर ना करके आप बेसिकली स्क्रीनिंग करवा सकते हो, और 6 महीने पे 7 महीने पे अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। मैं ब्रेस्ट कैंसर पे आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कहते हैं कि सेलिब्रिटी के बीच में जब कुछ होता है तो ये एक हाइप बन जाता है। राइट। अभी हिना खान को हुआ था, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर को लेके कुछ ज्यादा ही चर्चा हो गया इंडिया में कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। नॉर्मल बाकी के कैंसर का तो ठीक है, पता चलता है कि और भी चीजें, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है। हमारी महिलाओं में, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बनता है, वो मेल में भी बनता है, लेकिन मेल में बहुत कम होता है। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, फीमेल्स में वो नहीं होता। तो हर एक की बॉडी में, फीमेल और मेल में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, राइट। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम महिलाएं आज की डेट में, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल है, जो ये हार्मोन है उसका एक बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा, इम्बैलेंस हमारी बॉडी में इसका बन रहा है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक बैलेंस बना के रखना है। तो ये कोई भी फैक्टर जो हमारे इस हार्मोन को अफेक्ट कर रहा है, वो कॉज है, रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो मॉडिफाइबल, यानी कि आप उन्हें चेंज कर सकते हो। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल, जिनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अब वो क्या होते हैं? बीइंग ए फीमेल, आप फीमेल हो, आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप में कोई जीन का म्यूटेशन हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है एंसेस्टर से, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है। करेक्ट है। लेकिन अगर मैं मॉडिफाइबल की बात करूं तो वो क्या है? वो है हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रखें, जो फीमेल्स का वेट है उसको हम कंट्रोल्ड रखें, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं हम उनको बहुत ही मतलब एक्यूरेट वेजिटेरियन बैलेंस डाइट पर ध्यान दें, जिसे हम बोलते हैं रेनबो डाइट। रेनबो डाइट क्या होती है? रेनबो डाइट होती है कि हमारी जो प्लेट है खाने की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। जो जितना डार्क कलर का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, उसकी जो वो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जितने डार्क कलर के होंगे। यस, आप कैप्सिकम ले लो, कैरेट ले लो, रेड है ना, रेड बेल पेपर, बीट रूट, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं इनका प्रूवन है, रोल है, प्रूव हो चुका है कि ये कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। टर्मरिक भी कहते हैं कि बहुत हेल्पफुल होता है। यस, टर्मरिक भी बहुत हेल्पफुल होता है। तुलसी, जितनी भी आप नेचर से ओरिजिन वाली जो चीजें देखोगे, नेचर से जो भी चीजें ओरिजिनेटेड होती है उसको कंज्यूम करो तो फिर बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करती है इस तरह की डेडली डिजीज से। तो फीमेल को कहाँ पे काम करना है? अपने वजन को कंट्रोल में रखना है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, अच्छी हेल्दी डाइट पे फोकस करना है। और जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया था स्क्रीनिंग के लिए मैं शशांक बोलना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी टॉपिक आपने छेड़ा है। एंड आपके पॉडकास्ट से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कैंसर की स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स पे ध्यान दीजिए। आजकल FDA ने अप्रूव कर दिया है स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर मेनी टाइप ऑफ कैंसर। और वो कौन कौन से होते हैं? स्क्रीनिंग अप्रूव हो चुकी है कार्सिनोमा ब्रेस्ट में, कार्सिनोमा सर्विक्स में, कोलोरेक्टल कैंसर्स में, लंग कैंसर्स में, प्रोस्टेट कैंसर्स में। लेकिन बताओ कितने लोगों को पता है? ये स्क्रीनिंग कैसे होता है? मतलब
बायोप्सी, क्योंकि बहुत सारी तरीके की होती है। राइट, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बायोप्सी ना कभी भी स्क्रीनिंग के लिए हम कभी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कैंसर की 100% कंफर्मेशन के लिए हमें बायोप्सी चाहिए होती है। जहां डॉक्टर को लगे कि यार मतलब गड़बड़ है, कुछ कैंसर हो सकता है, तब हम बायोप्सी कराते हैं। रिपोर्ट्स में पता चले कि कैंसर की तरफ जा रहा है, तब हम बायोप्सी कराते हैं। स्क्रीनिंग में कभी बायोप्सी नहीं होती। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है नॉर्मल पब्लिक पर उस तरह के टेस्ट करना जो नॉन इन्वेजिव हो और हमें एक कंफर्मेशन डायग्नोसिस दें या हिंट दे। राइट, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की मैं अगर बात करूं तो मैमोग्राम, आपने एक टेस्ट सुना होगा, मैमोग्राम होता है एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन में प्रूव हो चुका है। हर महिला, नॉर्मल एक्सरे भी नॉट नॉर्मल एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे छाती का होता है। जो मैमोग्राम होता है दैट इज एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। दैट मैमोग्राम, वर्ड इज मैमो मतलब ब्रेस्ट, ग्राम मतलब फिल्म। ठीक है। तो जो ब्रेस्ट की फिल्म है जिसे मैमोग्राम बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो प्रूव हो चुका है कि 40 साल की महिलाएं मैमोग्राम कराएं। पर 40 से कम को भी हो रहा है। जो हो रहा है ना, उसमें वही है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये करने हैं, ये स्क्रीनिंग के किसी भी तरह के लंप बन रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। खुद से अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है हर मंथ में, क्लिनिकल, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। महिलाओं में नॉलेज ही नहीं है कि भाई क्या होती हैं ये चीजें, कैसे करनी है, और यही रीजन है कहीं ना कहीं हम कैंसर को लेट स्टेज में डायग्नोज करते हैं। कुछ मिथ्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। कहते हैं कि रात में अगर आप ब्रा पहन के सो रहे हो तो उससे भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, कैंसर से रिलेटेड मिथ बहुत हैं। और कहीं ना कहीं मिथ है तो कुछ ना कुछ रहा होगा। राइट, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वो जो रहा होगा उस टाइम, वो आज की डेट में करेक्ट नहीं हो पाया। अब जैसे कि आपने ये मिथ बोला, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए लेती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा शुगर खाने से कैंसर होता है, या किसी को कैंसर हो जाए शुगर रोक दो। तो ये मिथ हम बोलते हैं आज की डेट में, क्योंकि हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। वी हैव टू मेक ए बैलेंस। अब ये मिथ कहाँ से आया? पता है कहाँ से आया? ये मिथ आया कनाडा में। कनाडा क्या मतलब, और भी बहुत सारी कंट्रीज में जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड का इतना सेवन होने लगा, डेजर्ट का सेवन होने लगा। जैसे अब डोनट्स हो गए, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, लोग ब्रेकफास्ट में खाने लगे। तो कहीं ना कहीं उनका लिंक हुआ ओबेसिटी से। ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ओबेसिटी है ना। तो जब गवर्नमेंट को पता चला, लोगों को पता चला, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो गया कि शुगर कॉजेज कैंसर। राइट, बट ये ऐसा नहीं है। शुगर हमारी बॉडी को चाहिए। हम सबकी बॉडी में शुगर बनती है, डेली बनती है। हम सब लोग नहीं भी खाएंगे तब भी शुगर बनती है। ग्लूकोज तो चाहिए वो हमारे शरीर को, बिना उसके फंक्शन ही नहीं होगा। राइट, बट हमें बैलेंस बनाना। तो ये इस तरह से मिथ आए हैं। अब आप जैसे कि आपने बोला कि रात को ब्रा पहन के सोने से कैंसर होता है क्या? बीच में ना वायर्ड ब्रा का भी बड़ा डिस्कशन चला था। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी हिस्ट्री, जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ तो उन्होंने ये हिस्ट्री दे दी कि मैं ना अक्सर ऐसा करती थी, इसकी वजह से हो गया। मतलब हर कोई महिला, मतलब आई मीन ब्रा पहनती है, आधे सोते हैं, पहन के सोते हैं, आधे लोग नहीं सोते हैं। जो नहीं सोते हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रीजन एक फैक्टर है, बट कुछ लोगों में हुआ, उन्होंने वो हिस्ट्री दी तो ये कनेक्ट हो गया। तो क्या करना चाहिए? पहन के सोना चाहिए, नहीं पहन के सोना? क्योंकि ये है कहीं ना कहीं उनके मन, मैं ये यूथ का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनके मन में है ये क्वेश्चन। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सो ना, आप हमेशा फुल्ली रिलैक्स होके सो। करेक्ट। जो आपका वो 8 घंटे का जो स्लीप रिकमेंडेड है ना, वो हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। 8 घंटे की स्लीप, बिल्कुल। और वो जो 8 घंटे की स्लीप है, ऐसे नहीं कि आप पूरी रात भर करवटें बदल रहे हो, दिमाग में थॉट चल रहे हैं, बीच बीच में उठ के बैठ रहे हो। वो 8 घंटे की स्लीप अच्छी स्लीप मानी जाएगी। कंटिन्यूअसली साउंडफुल स्लीप। तो वो कैसे होगी? आप हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप सो, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। आप कुछ भी ऐसा वियर मत करो जो आपको अनटाइडी फील कराए, अनईजी फील कराए। नाइट में इस तरह की लाइट्स मत रखो। हमेशा जब भी सो बिल्कुल कूल सूदिंग एटमॉस्फेयर हो। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप सोएं फुली रिलैक्स्ड होके सोएं, कुछ भी इस तरह के कपड़े पहन के ना सोएं। नाइट वेयर का ट्रेंड कहाँ से आया? करेक्ट है, इसीलिए आया। लूज कपड़े पहन के सोना, है ना, लूज कपड़े पहन के सोने का ट्रेंड आया ही यहाँ से कि जब भी आप सोएं आप रिलैक्स होके सोएं। तो मैं जो रिकमेंड करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि नहीं, रिमूव योर ब्रा, बी रिलैक्स, बी इन काम माइंड एंड टेक फुल 8 आवर्स स्लीप, रिलैक्स स्लीप। तो नहीं पहन के सोना चाहिए, इट्स माय रिकमेंडेशन। बट अगर आप ड्यूटी पर हैं, जाते हैं काम को, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कैरी। ठीक है। अभी कुछ ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करते हैं
अभी रशिया ने 2024 में लास्ट में नवंबर या दिसंबर में उनकी एक रिसर्च हुई है और उन्होंने mRNA बेस्ड एक वैक्सीन बनाया है जो कहता है कि कैंसरस सेल्स को खत्म करती है। एक तो वैक्सीन दो तरह की होती है, प्रिवेंटिव और क्यूरेबल, दो। तो ये जो वैक्सीन डेवलप किया उन्होंने, ये क्या है, प्रिवेंटिव है या क्यूरेबल है या फिर दोनों है? ओके शशांक, आई मस्ट से कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों ने आजकल ये सर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला, वैक्सीन दो तरह की होती है। प्रिवेंशन के लिए यानी कि आप पहले से ले लो और उन टाइप के कैंसर से बचाएगी, जिसको हम मार्केट में आज की डेट में आ गए उसको हम बोलते हैं HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन HPV वायरस से होने वाले कैंसर से प्रोटेक्शन देती है। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो 6 तरह के अलग कैंसर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी जो रशियन वैक्सीन आई है दैट इज फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, mRNA बेस्ड। हाँ, mRNA बेस्ड जो वैक्सीन आई है वो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अंडर ट्रायल है, अंडर रिसर्च है, फेज 1 उन्होंने कंप्लीट किया है, बट अभी मार्केट में नहीं आई है। पर रशियन मीडिया ये कह रही है कि ह्यूमन ट्रायल भी हो गया और वो फ्री में लोगों को देने वाले हैं बाय दिस ईयर ओनली, फैब से। ये ऐसे नहीं है कि वो मार्केट में आएगी, वो हर एक के लिए होगी। पता है क्या, क्यों, रीजन क्या है? वो कस्टमाइज वैक्सीन है। हाँ, कस्टमाइज है, मतलब जिसको पेशेंट को जो कैंसर है उसके कैंसर के DNA को निकाल के उसके अगेंस्ट वो mRNA वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं कि वो मार्केट में आगे हर कोई कैंसर का पेशेंट जाके उसको ले, नहीं। ये कस्टमाइज की जाएगी पेशेंट के अकॉर्डिंग, क्या डायग्नोसिस है, क्या उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके अगेंस्ट वो प्रिपेयर की जाएगी, तब वो दी जाएगी। तो पहली बात तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि मार्केट में आ जाएगी वो लोगों को फ्री देंगे, क्योंकि ये तो बनाई जाएगी। दूसरी चीज कि वो जो अनाउंसमेंट किया है ना, वो उन्होंने अपने यहाँ के लोगों के लिए किया है। थर्ड चीज, अगर फ्यूचर में ये सक्सेस हो जाता है ट्रायल, अभी नहीं है कुछ भी रिसर्च ऐसा इसका कि ह्यूमन ट्रायल हो गए हैं और कैंसर ठीक हो रहे हैं, अभी तक सब कुछ हिडन है। बस उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि उनका फेज 1 वाला ट्रायल सक्सेसफुल है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक, साल के लास्ट तक वो वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में। अगर ये हो जाता है सक्सेसफुल तो हमारी गवर्नमेंट को उनसे कोलैबोरेशन करके वो टेक्नोलॉजी लेनी होगी। वो तो दे देंगे, रशिया है, दोस्ती है हमारे। Hope so, we are hoping for that actually. mRNA जो है ये कोरोना के लिए भी था वैक्सीन, राइट? Yes. mRNA एक्चुअली वैक्सीन का ना कॉन्सेप्ट ही वो होता है कि जो पॉजिटिव एजेंट है उसको निकालो, उसको एक्सट्रैक्ट करो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाओ और फिर बॉडी में डालो। तो ये कस्टमाइज ही होती हैं और कोविड के लिए भी लाए थे। पर कस्टमाइज जो आप कह रहे हो ये क्यूरेबल वैक्सीन के लिए, हाँ, ये क्योर के लिए, पर मैं प्रिवेंशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें तो सबको सेम ही लगेगा, वो सबको सेम लगेगा। मुझे लगता है कि इस वैक्सीन के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, बहुत जरूरी टॉपिक है। तो आज की डेट में जो वैक्सीन है वो HPV वैक्सीन है। हमारे इंडियन प्रोडक्शन आ चुका है, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी न्यूज है। अभी तक जो था वो MSD कंपनी की होती थी, वो 3 तरह की वैक्सीन होती थी, गार्डासिल 4, क्वाड्री एंड सर्वावैक। और कितने डोजेज होते हैं इसके? तो ये दोनों वैक्सीन का अलग है, 3 डोजेज लगाए जाते हैं। अगर मैं गार्डासिल क्वाड्री की बात करूं और जो हमारा इंडियन प्रोडक्शन आ गया 3 डोजेज हैं, जो डोज टाइम है 0 to 6 मंथ। अच्छा, ठीक है, मतलब पहली डोज जब लगेगी उसके 2 महीने के बाद सेकंड डोज और पहली डोज से 6 मंथ के बाद थर्ड डोज। ओके, राइट। और जो आइडियल एज है दैट इज 9 to 14 ईयर्स। करेक्ट। तो ये अब हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को इस वैक्सीन के लिए वैक्सीनेट कराएं। इंडिया में नहीं है अवेयरनेस है, क्योंकि HPV सच में ये एक प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है जो लोगों को लगाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बहुत कम लोग जान रहे इस बारे में। वही ना, गवर्नमेंट के एफर्ट्स जा ही नहीं रहे। गवर्नमेंट को भी कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट मैं कहूंगी कि ये बहुत गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स नहीं है, ना कैंसर प्रिवेंशन में एफर्ट्स हैं, ना कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करने में एफर्ट्स हैं, और ना ही ट्रीटमेंट में। दिस इज टू बैड एक्चुअली। मतलब मैं ये बात बोल रही हूँ, पहले का टाइम होता था शशांक के, जब पेशेंट ना किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में ठीक नहीं होते थे ना, तो वी यूज्ड टू रेफर टू मेडिकल सेंटर, मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट बॉडीज बड़ी। आज की डेट में जस्ट उल्टा है, स्पेशली इन ऑन्कोलॉजी। आप प्राइवेट में भेज देते हैं वो लोग, प्राइवेट में उनको आना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि दे हैव ऑल फैसिलिटीज, बट गवर्नमेंट में कुछ है ही नहीं। अच्छा, उनके पास टारगेटेड थेरेपीज नहीं है, उनके पास इम्यूनोथेरेपीज नहीं है, उनके पास रेडिएशन मशीन्स नहीं है। आप हमारे यहाँ के सेंटर्स उठा लो, जितने अच्छे अच्छे सेंटर्स, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मौलाना आजाद में, लेडी हार्डिंग में, टू शॉकिंग, रेडिएशन मशीन नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, रेडिएशन मशीन ही नहीं है। पेशेंट वहां लाइन लगा के वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, बट वहां मशीन नहीं है। तो इस पे काम कौन करेगा? फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को ब्लेम किया जाता है। करेक्ट है। तो इसमें मुझे लगता है गलती
गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली। हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रही है, जैसे आप लोगों ने कोरोना के लिए काम किया, बहुत बड़े युद्ध स्तर पे काम किया था आपने, बहुत बड़े लेवल पे काम किया था, आप वैसे ही कैंसर के लिए भी काम करो, क्योंकि ये लोग मर रहे हैं और अमीर लोग फिर भी बच जाते हैं, गरीब लोगों का तो वो इलाज भी नहीं करवा सकते। मतलब मैं जैसे 15 साल से ऑन्कोलॉजी फील्ड में हूँ, आजकल 2-3 साल से मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा अवेयरनेस प्रिवेंशन स्प्रेड कर रही हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम हम कहाँ जाएं, हमारे पास पैसा है नहीं, हम ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएं। तो जैसे मैं बोलती हूँ आप एम्स चले जाइए, टाटा चले जाइए, यहाँ चले जाइए, कहते हैं मैम वहाँ ना 6 महीने की वेटिंग है। आप सोचो शशांक, एक स्टेज 1 कैंसर डायग्नोज हुआ है, वो 6 महीने वेट करेगा, क्या रहेगा, वो स्टेज 4 पहुंच जाएगा। और यू नेवर नो कि वो उस टाइम पे सर्वाइव भी करेगा नहीं करेगा। तो हम नो डाउट हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे, स्पेशली हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, आपको, यंग जनरेशन को और हम लोगों को, ऑन्कोलॉजिस्ट को। क्योंकि अगर हमें कैंसर से लड़ना है तो हमें अवेयरनेस और प्रिवेंशन पे काम करना ही पड़ेगा। क्या हमारे पास इनफ हॉस्पिटल्स नहीं है कैंसर को क्योर करने के लिए? इंडिया में है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के बात करें तो हमारे पास हॉस्पिटल्स नो डाउट हैं, बट फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज नहीं है, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज के ऊपर फैसिलिटीज भी काम करना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंसर डायग्नोसिस के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं डायग्नोसिस की, टेस्ट की, वो फैसिलिटीज नहीं है। एक मतलब लाइक जो सर्जरी के लिए हमें सर्जन चाहिए, जिन्हें हम ऑन्को सर्जन बोलते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, हिमेट ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज नहीं है। आप अगर यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में देखोगे ना, तो कैंसर डिपार्टमेंट ही नहीं है। अच्छा, टू शॉकिंग ना। कैंसर डिपार्टमेंट ही नहीं है, और कैंसर डिपार्टमेंट है वो खाली है। करेक्ट, नाम के लिए कैंसर डिपार्टमेंट बन गया, कैंसर विभाग बन गया, बट वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। पर ये पॉडकास्ट करने का एक तो ये मकसद भी था कि हम कैंसर के बारे में बात करें, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, ब्रेक थ्रूज के बारे में, साथ साथ गवर्नमेंट को या फिर हमारी जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज टीम है उनको भी अवेयर करना है कि आपको आम लोगों के लिए भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमीर लोग, रिच लोग वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवा लेते हैं, पर गरीबों का कोई सहारा नहीं, उनको तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। अगर उनको 6 महीने की 7 महीने की वेटिंग मिली तो फिर उनकी डेथ तो तय ही है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अमीर लोग कहीं ना कहीं बच जाते होंगे, गरीब लोग ज़्यादा मर जाते हैं और वो न्यूज़ में भी नहीं आ पाता है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि वो न्यूज में नहीं आ पाता। आपने भी जैसे हिना खान का नाम लिया, हम सेलिब्रिटीज का डिस्कशन करते हैं, सेलिब्रिटीज को कैंसर हुआ, वो न्यूज हाइप बन जाते हैं, वो सरवाइव कर गए, वो वॉरियर्स बन जाते हैं, वो लोगों के लिए मिसाइल बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ हजारों लाखों लोग मर रहे हैं डेली कैंसर के ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, या जिसने जैसे तैसे करके कैंसर ट्रीटमेंट लिया और वो सर्वाइवर है, उनका कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो मतलब आप सोचो ये कितना बड़ा एक लूप होल है कैंसर के अवेयरनेस में, कि लोग बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही है, फैसिलिटीज नहीं है, और जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं। क्योंकि कैंसर में ना कभी भी जब डायग्नोसिस हो जाती है ना, आपको वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना आपको, यू नेवर नो कि कल वो कैंसर सेल्स कहाँ चली जाए, आपको तुरंत थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, बिल्कुल विदाउट एनी डिले। शशांक, मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 6 साल ना गवर्नमेंट में काम किया है, 3 साल मौलाना आजाद में काम किया है, एंड ये 2013 to 16 की बात है। उस टाइम वहाँ रेडिएशन मशीन भी नहीं थी, उस टाइम नहीं थी, और मैं डेली के 100 पेशेंट की ओपीडी करती थी। अच्छा, सोचो उन 100 में से 50 लोगों को रेडिएशन की जरूरत होती है, कहाँ भेजे उनको? सही बात है, वो तो जा भी नहीं पाएंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। ये ना ब्लैक मतलब डार्क ट्रूथ है, लूप होल्स हैं, डार्क ट्रूथ हैं कि कैसे हमारे इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, और स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग इन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर। करेक्ट, गांव में तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, वहां पे तो जब दिल्ली जैसे शहर में नहीं है तो गांव में तो खैर हो ही नहीं सकता वो। और पता है क्या होता है, जब भी बाई चांस किसी को डायग्नोज हो गया गांव में, बेचारा वो कहाँ जाता है? करेक्ट, दिल्ली भागता है। दिल्ली भागता है। जब मैं थी ना तो अदर स्टेट से लोग आते थे, बिहार से तो इतने आते थे कि मैं बता नहीं सकती, जितने भी आसपास के स्टेट है इजीली एक्सेसिबल होते थे, वो 24 72 घंटे का ट्रेवल करके आते थे, 48 घंटे 2 नाइट्स, मतलब 2 days 2 nights ट्रेवल करके वो ट्रीटमेंट के लिए आते थे, और वो उस जगह आते थे जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, बेचारे क्या करें। तो ये ना बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है कि इंडिया कैपिटल हो चुका है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा हिला हुआ है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, एंड एवरीवन इज सिटिंग साइलेंटली।
पर हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है तो गवर्नमेंट को हालांकि टाइम लगता है। नहीं। हालांकि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। आपने देखा होगा कि कितनी सारी वैक्सीन्स बनी, कितने सारे लोगों को वैक्सीन्स गई, हमने एक्सपोर्ट भी किया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि करना हाँ, चाहिए। इट्स हाई टाइम फॉर कैंसर करना आल्सो। चाहिए, हाँ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए? वो होप छोड़ दे? यस, ये काफी अच्छी चीज है हाँ, डिस्कशन की, क्योंकि इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम निकाली हुई है हाँ, ऐसे लोगों हाँ, के लिए, है क्योंकि ना? कहते हैं कि प्रधानमंत्री वो हाँ। कुछ है हेल्थ, एक्चुअली ना बहुत सारे फैसिलिटीज है, लाइक आयुष्मान कार्ड हो आयुष्मान कार्ड है। गया, यूपी वालों के लिए सीएम फंड हो हाँ, गया, हाँ, डाक फैसिलिटीज है दिल्ली वालों के लिए, करेक्ट है। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, फंड है, पीएम फंड वगैरह, सीएम फंड वगैरह, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। हाँ, तो ये काम कौन करेगा? हम अगर आप कोई फंड, कोई योजना निकाल रहे हो तो उसके बारे में लोगों को नॉलेज कौन देगा? हम जैसे यूथ भी कर सकते हैं। हालांकि अगर कुछ गवर्नमेंट योजना निकाल रही है 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, तो ये सब गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों तक पहुंचाए, अगर हम देश के लिए सोच रहे हैं तो। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने पॉडकास्ट शुरू करते के साथ ही आपको थैंक यू बोला। अब मैं ट्रीटमेंट पे आता हूँ कैंसर के। हाँ। कहते हैं कि इम्यूनोथेरेपी आज के टाइम में सबसे ज्यादा वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। सच है ये? ओके, तो अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट इज टीम वर्क। ठीक है, हर कैंसर का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि इम्यूनोथेरेपी हर कैंसर में लगा दी जाती है। अच्छा। उसका एक इंडिकेशन होता है। इम्यूनोथेरेपी लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है तभी हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। अच्छा। राइट? तो कभी भी कोई भी कैंसर डायग्नोसिस होता है, कैंसर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैंसर डायग्नोसिस हुई, नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्या स्टेज है, क्या, ठीक है, कहाँ का है, क्या ग्रेड है, क्या उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, राइट? वो सारा एसेस करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, किस कैटेगरी में आ रहा है, किस स्टेज में आ रहा है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर अर्ली स्टेज है, हेड एंड नेक कैंसर है, टंग है, बकल म्यूकोसा है, सर्जरी का रोल होता है, सर्जन के पास भेजते हैं, फिर उनकी सर्जरी हो जाती है, रिपोर्ट आती है, रेडिएशन का रोल है, फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते हैं। अगर कोई ऐसा कैंसर है लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, कीमो की जरूरत है, कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं, राइट? तो ये एक साइकिल होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इम्यूनोथेरेपी का रोल कहाँ है, तो इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में नो डाउट बहुत ही अच्छी कटिंग एज फैसिलिटीज है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। एंड कीमोथेरेपी से कैसे डिफरेंट है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं इम्यूनोथेरेपी के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी ट्रीट करेगी, हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी वर्क करेगी। देयर आर इंडिकेशन। कौन कौन से कैंसर में इम्यूनोथेरेपी वर्क करती है? और इम्यूनोथेरेपी का रोल भी पता है आपको ज्यादातर उन कैंसर्स में आता है जहां स्टेज 4 हो जाती है। अच्छा, लास्ट स्टेज में, क्योंकि हर एक पैटर्न है कि रिकमेंडेशंस हैं, गाइडलाइंस होती हैं, हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस की लेकिन मैं अगर बात करूं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जितनी भी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं ना, सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं। हमें हमारी इंडिया की गाइडलाइंस होनी चाहिए। हम WHO का फॉलो करते हैं, हम NCCN गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, अमेरिकन कैंसर गाइडलाइंस ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं उनके हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। बेसिकली इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी फॉलो NCCN गाइडलाइन। तो हमारा ना जो इंडियन पॉपुलेशन से डेराइव्ड डेटा है वो नहीं है, हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे काम करते हैं, राइट? तो पहले स्टेप में क्या होगा, हम उसको फॉलो करेंगे, दूसरे में क्या होगा वो फॉलो करेंगे। जब रिलैप्स या रिकरेंस होता है तब हम इम्यूनोथेरेपी पे जाते हैं, जब बीमारी लौट के आती है तब हम इम्यूनोथेरेपी पे जाते हैं। कुछ कैंसर्स में आज की डेट में अर्ली स्टेज में भी फर्स्ट लाइन इम्यूनोथेरेपी का भी रोल आ गया है। तो हम ये होप कर रहे हैं कि आगे जाने वाले टाइम में, फ्यूचर में हो सकता है इम्यूनोथेरेपी मोस्टली कैंसर्स में यूज हो और बहुत अच्छा रिजल्ट दे। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, एडवांस ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी में आज की डेट में बहुत ज्यादा रोल है एडवांस में, आज के टाइम में बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको और भी ज्यादा सक्सेसफुली बनाया जाए। जैसे कीमोथेरेपी होता है, कहते हैं कि वो हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर देता है। हाँ। तो कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेट है, रिप्लेसमेंट है? नहीं है। जिन कैंसर्स में कीमोथेरेपी लगेगी वो लगेगी, ठीक है। हर एक
का एक अपना एक इंडिकेशन होता है। हाँ। हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट का एक रोल है कि सर्जरी का रोल कहाँ है, रेडिएशन का रोल कहाँ है। ऐसा नहीं कोई भी डायग्नोज हो कुछ भी ट्रीटमेंट कर दें, हर एक की गाइडेंस है तो उसको फॉलो करते हैं। बट आज की डेट में कीमोथेरेपी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जहाँ उसका रोल है, जहाँ इंडिकेशन है, वहाँ कीमोथेरेपी को देना ही पड़ता है। आप देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज आजकल सेलिब्रिटीज के आ रहे हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, वो बताते हैं कितना पेनफुल है कीमोथेरेपी। भाई उनके पास पैसा है, नाम है, फेम है, अगर रिप्लेसमेंट होता तो वो रिप्लेस कर देते हैं उसको, लेकिन नहीं करा पा रहे ना, क्योंकि है ही नहीं। आ सकता है आने वाले टाइम, बिल्कुल आ सकता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च ऑन गोइंग है, बहुत सारी स्टडीज चलती रहती हैं, पब्लिकेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं मेरे फील्ड का बात करूँ, रेडिएशन का, इतनी अच्छी कटिंग एज फैसिलिटीज आ चुकी है ना, यू कांट बिलीव दैट। जैसे कि प्रोटॉन बीम थेरेपी आ गया है। पहले प्रोटॉन बीम थेरेपी टारगेटेड सेल्स पे काम करती है, ये कैंसर सेल्स पर काम करती है, ये वहां काम करती है जहाँ कैंसर था, ट्यूमर बेड पर। अच्छा। जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है ना, दैट इज फोकस ट्रीटमेंट। जहाँ कैंसर होता है हम वहां देते हैं इसको। अच्छा। कीमोथेरेपी पूरी बॉडी में जाती है जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स होती हैं बॉडी में, उसको किल करती है। बट रेडिएशन ऐसे काम नहीं करती है। रेडिएशन काम करती है, हम प्लान करते हैं कि यहाँ कैंसर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे यहाँ पे कैंसर है तो मैं इस तरह से रेडिएशन प्लान करूंगी कि यहाँ जहाँ कैंसर है वहाँ रेडिएशन जाए और बाकी स्ट्रक्चर बच जाए, मतलब टारगेट करूंगी उसको। बट कीमोथेरेपी का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो जब मेरे टाइम पे, जब मैंने MD किया था 12 साल पहले, तब मैं कोबाल्ट पे काम करती थी। कोबाल्ट इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स। बट आज की डेट में कोई कोबाल्ट पे यूज नहीं करता, क्योंकि अब उनको नई मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है। Correct. उस टाइम साइड इफेक्ट ज्यादा होते थे, नई मशीनें आ गई है, नई फैसिलिटीज आ गई, उनके साइड इफेक्ट कम है। अब यहाँ पे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कैन यू इमेजिन प्रोटॉन बीम थेरेपी का कॉस्ट क्या है? क्या है? एनी गेस? 50 लाख। करेक्ट। 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन ट्रीटमेंट, जो कि सिर्फ एक पार्ट होता है मैक्सिमम कैंसर्स में, मतलब एक स्टेप होता है। तो आप सोचो उसको कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कम लोग। आज की डेट में मैं भी नहीं कर सकती। सही बात है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं ये बात बोल रही हूँ ओपनली। इट्स टू टेरिबल एक्चुअली। तो ये कैसे चीजें सॉल्व होंगी? कैसे होगी आप बताओ। और भी ज्यादा रिसर्च होने की जरूरत है। हमें ऐसे इन्वेंशंस करने चाहिए जो लोगों को इजीली अफोर्डेबल हो, इजीली एसेसिबल हो, राइट? वो चीजें चल रही हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसे ऐसे इन्वेंशंस आ जाएं कि पेशेंट को इजीली अफोर्डेबल हो और वो जाके अपना ट्रीटमेंट ले। हो सकता है आने वाले 5 साल में कैंसर एक आम बीमारी हो। डेफिनेटली, नो डाउट। बस आप एक इंजेक्शन लगाओ, ठीक हो जाओ, या फिर प्रिवेंटिव जो कहते हैं कि वैक्सीन लगा लो, आपको होगी ही नहीं। हो सकता है फिर कोई दूसरी बीमारी का जन्म होगा। ये तो होगा ही। लेकिन मैं इसको दूसरे वे में बोल रही हूँ। आने वाले टाइम में कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज होगी, लाइक डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन। आज की डेट में जब कोई डायग्नोज होता है तो क्या रिएक्शन होता है? हम तो वो गिव अप कर देते हैं। सुनने वालों का क्या रिएक्शन होता है? वो उनकी भी हालत खराब हो जाती है, उनको भी लगता है। शशांक, कोई अननोन पर्सन है आपके लिए और आपको अचानक से पता चला कि ही और शी डायग्नोज विद कैंसर, तो आपके मन में क्या थॉट आता है? मैं तो वही भगवान को बोलूंगा कि भाई ठीक कर दो। सिंपैथी एक है ना, सिंपैथी। मतलब आप समझ रहे हो सिंपैथी? आप एकदम से ना ऐसे हो जाते हो, ओह शिट, नाउ देयर इज नो लाइफ, नो होप, बेचारा बेचारी क्या हो गया। हम ऐसे बिहेव करते हैं ना, हम उसको ऐसे देखने लगते हैं कि यार अब तो उसकी लाइफ ही नहीं है। तो ये चीज हट जाएगी आने वाले टाइम में। पता है क्या, जैसे आज की डेट में हम डायबिटीज डायग्नोसिस होने पे क्या करते हैं? ठीक है, ऐसे ही होने वाला। एक टाइम में टीवी का था ना, जब टीवी लोगों को होता था तो वो अलग ही कर देते थे उसको कि भाई ये अब मरेगा ही। और आज की डेट में तो कितना आजकल तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। तो आने वाले टाइम में क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी, और आज की डेट में भी ये हो गई है। आधे से लोग मानने लगे हैं, क्योंकि लोग ना डायग्नोसिस होने पे ना उसके साथ जीना शुरू कर देंगे। ट्रीटमेंट लेंगे लेकिन उसको अपने साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी हमें काम करते रहना है इसकी प्रिवेंशन पर, इसकी स्क्रीनिंग पर और अच्छे से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर। अभी साउथ कोरिया में भी एक रिसर्च हुआ है। और वो उन्होंने भी सक्सेसफुली कैंसर सेल को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि वो भी इस साल ये कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट में आ जाएगा कि कोई भी कैंसर सेल्स है, आपको किसी भी तरह का कैंसर है, वो उसको नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। देयर आर सो मेनी रिसर्च गोइंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। कोई किसी तरह से काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह से काम कर रहे हैं। आप देखो ना, स्टेम सेल थेरेपी का कितना अच्छा रोल आ रहा है। मतलब आपकी पूरी बॉडी में कैंसर सेल्स को खत्म कर देते हैं और पूरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करा के पूरी बॉडी में नई सेल्स ही जनरेट कराते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है? क्योंकि हम सब ने सुना है,
हालांकि आप जानते हो, मैं जानता हूँ, पर हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग नहीं जानते स्टेम सेल्स थेरेपी क्या होता है। ओके, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि स्टेम सेल थेरेपी सभी तरह के कैंसर्स के लिए नहीं होता नहीं है। होता। ज्यादातर रोल इसका होता है ब्लड कैंसर्स के लिए। हाँ हाँ कैंसर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, पैल्पेट कर सकते हो। लिक्विड जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड होती है, ब्लड से रिलेटेड होती है, लिम्फेटिक वेसल से रिलेटेड होती है, लिम्फोमास वगैरह। तो स्टेम सेल थेरेपी का रोल उसमें होता है। क्यों होता है उसमें? क्योंकि जो ब्लड में जो कैंसर बनाने वाली सेल्स है वो बोन मैरो वगैरह में बनती हैं, और आपने उसी को ही पूरा रिप्लेस कर दिया नई सेल्स डाल के, स्टेम सेल डाल के। स्टेम सेल होती है सारी सेल्स का प्रिकर्सर, वो हमारे बॉडी में होता है। हाँ, हमारी बॉडी में होता है। तो उसको हम पूरा किसी और की हेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या ये हमारी बॉडी से लिया जाता है कि किसी दूसरी बॉडी से लिया? नहीं, दूसरी की बॉडी से लेते हैं। अच्छा, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी की तो स्टेम सेल है, कोई हेल्दी बॉडी है उससे स्टेम सेल्स निकाल के। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि लेकिन इसमें ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि, क्योंकि रिजेक्शन के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। आपने देखा ना, जैसे कि नॉर्मल ट्रांसप्लांट में होते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉपर HLA मैचिंग होगी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप कितने कंपैटिबल हो उसके लिए, वो सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे नहीं कि स्टेम सेल इज इजी। तो पहली बात, इट्स ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा कि ये सिर्फ लिमिटेड कैंसर्स के लिए ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, नॉट फॉर एवरीवन। पर स्टेम सेल्स आजकल बहुत सारी बीमारियों में भी यूज कर कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज को भी उन्होंने रिवर्स कर दिया स्टेम सेल्स के। कॉन्सेप्ट वही है, अपनी बॉडी की डिफेक्टिव सेल को एक हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करना। हाँ, जो बॉडी आपकी एक डिफेक्टिव सेल बना रही है उसको कंप्लीटली हटाओ और एक जो नई अच्छी सेल्स बना रही है उससे रिप्लेस कर दो। तो ये चीजें हैं। अभी हम बात करते हैं, सिद्धू जी ने एक बयान दिया था कि उनकी वाइफ को 4th स्टेज कैंसर था और उन्होंने हल्दी पी के, तुलसी पी के, नीम पी के और भी बहुत सारी चीजें जो आयुर्वेदिक नुस्खा अपना के उन्होंने 40 दिनों में उन्होंने रिवर्स कर दिया उनकी वाइफ का। तो ये पॉसिबल है? ओके, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये जो क्लिप वायरल हुई है ना, वो उनके इंटरव्यू का एक पार्ट वायरल हुआ है। तो उन्होंने जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट लिया था, या उनकी वाइफ खुद डॉक्टर हैं, जो ट्रीटमेंट हुए थे वो तो उन्होंने बताए थे, बट लोगों ने उसको नहीं देखा, नहीं बताया, और जो वायरल किया वो सिर्फ उन्होंने यही पार्ट किया। उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके अपनी वाइफ का जब सारा ट्रीटमेंट हो गया, कैंसर फ्री हो गई, तब उन्होंने शुरू किया। नहीं, उन्होंने बोला कि साथ चल रहा था, उनका सारा ट्रीटमेंट हो चुका था। उनका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था, जब ये इतना हो चुका था, कीमो हो चुका था, 2 बार सर्जरी हो चुकी थी, रेडिएशन नहीं लिया था इसने, फेलियर हुआ था, और जब सेकंड टाइम फेलियर हुआ उसके बाद भी सर्जरी हो गई, थेरेपीज लग गई, कीमोथेरेपीज लग गई, उसके बाद उन्होंने वो शुरू किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डाइट का हमारी कैंसर जर्नी में और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत रोल है। वो रिकवरी में हेल्प कर सकता है आपको। रिकवरी में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर किसी को हो गया और आप सोचो कि मैं जो मेन ट्रीटमेंट है वो छोड़ के सिर्फ उस पर स्विच करूँ, तो देखो वो नहीं होगा। अच्छा, आप इन सब चीजों को रूटीन में अपनी लाइफ में ला सकते हैं एज ए सर्वाइवर, एज ए वॉरियर, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं भी आज की डेट में हल्दी का दूध पीती हूँ, पीना चाहिए बिल्कुल। देखो, जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि 80% जो कैंसर है ना वो एक्वायर्ड है, एनवायरमेंटल है। तो ये सब कहाँ से चीजें आ रही हैं? हमारे लाइफ स्टाइल से आ रही हैं। हम जो खा पी रहे हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ, वो कहीं ना कहीं उसका रोल है। तो ये जो चीजें हैं ना, आप इन्हें अपनी लाइफ में लाइए, नेचर से कनेक्ट हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को हो गया है कैंसर, तो ऐसा नहीं है तो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत हो जाओ। ऐसा नहीं कि ये चीजें उसको क्योर करेगी। आप ये ले सकते हो, लेकिन साथ साथ आपको ट्रीटमेंट नहीं, आफ्टर ट्रीटमेंट। अच्छा, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी ये चीजें लेने का आपने जो कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट, यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। मैं कोई पेशेंट को मैं कीमोथेरेपी दे रही हूँ, उसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो आपने ये हर्बल चीजें ली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो हल्दी वाला दूध, नीम का काढ़ा, ये सब काढ़ा, वो जो मैं थेरेपी दे रही हूँ उस पर कैसे इफेक्ट डालेगी। हो सकता है वो उसके इफेक्ट को खत्म ही कर दे। तो जो मेरा पर्पस है कैंसर को खत्म करने का, कीमोथेरेपी से वो तो काम ही नहीं करेगा, राइट? तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो वी ऑलवेज अवॉइड, क्योंकि हमें नहीं पता उसका मैकेनिज्म क्या इंटरेक्शन रहे दोनों ट्रीटमेंट का। लेकिन व्हेन यू आर ए कैंसर फ्री, यू आर सर्वाइवर, यू आर ए वॉरियर, यू कैन कंटिन्यू सच टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स और रिकरेंस और ओवरऑल कैंसर प्रिवेंशन में। करेक्ट। एक और मिथ है, कहते हैं कि
देयर आर सो मेनी मिथ। एक तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बताना चाहूंगी कि ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कैंसर कॉन्टेजियस होता है क्या, कैंसर छूने से फैलता है क्या, है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो कैंसर कभी भी छूने से नहीं फैलता, लेकिन कैंसर कराने के कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ये कराते हैं, ठीक है, तो वो जरूर कॉन्टेजियस होते हैं, बट कैंसर एज सच नेवर कॉन्टेजियस। दूसरा मिथ ये होता है कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है क्या उस दौरान बाकी के फैमिली मेंबर साथ में रह सकते हैं, है ना, तो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन हम कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को क्यों मना करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना घर में, ताकि वो जो बाकी के नॉर्मल फैमिली मेंबर्स हैं उनसे इन्फेक्शन कैच ना करें। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, अच्छा, दे आर प्रोन फॉर कैचिंग इन्फेक्शन, बिकॉज वो हेल्दी सेल्स भी खत्म हो जाते हैं हाँ, इसलिए उनकी इम्यूनिटी उस टाइम डाउन होती है, कीमोथेरेपी के इफेक्ट में होती है, तो वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के लिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसलिए आप थोड़ा सा आइसोलेटेड रहिए, दूर रहिए, स्पेशली जब कोई घर से बाहर से अंदर आ रहा है, इस तरह से चीजें। तो ये भी इसीलिए शायद मुझे लगा है सोसाइटी में मिथ हो गया कि कैंसर पेशेंट के साथ दूर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बट उसका रीजन डिफरेंट है। मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि लोग कैंसर पेशेंट को अलग ही तरीके से देखते हैं कि भाई ये क्या है, कि क्या हमने कर लिया। अब हम कुछ अलग क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि फास्टिंग हेल्प करता है कैंसर को ट्रीट करने में। लोग कहते हैं कि कैंसर जो होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर सेल्स का फूड होता है ग्लूकोज, कार्ब्स, तो अगर आप उसको कट कर दो तो अपने आप डाई हो जाते हैं। इंटरनेट पे ये फैला हुआ है, रील्स पे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग आजकल डॉक्टर बन गए हैं। तो क्या ये सच है, फास्टिंग हेल्प करता है कैंसर सेल्स को खत्म होने में? ओके, तो इसको मैं ये कहूंगी कि फास्टिंग हेल्प करता है, लेकिन इन नॉर्मल पीपल, नॉट इन कैंसर पेशेंट्स। अच्छा, क्योंकि उस टाइम कैंसर पेशेंट्स की तो रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती है खाने की, उनका जो कैलोरी का रिक्वायरमेंट हमें देखना होता है ना, वो बहुत ज्यादा हमें रखना होता है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन हमें उन्हें डाइट देनी होती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। बट अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो ये फास्टिंग क्यों आया है, ये जो 12 आवर जो फास्टिंग हमने बताया है, वो इसलिए बताया है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी हील हो रही होती है। जब हमारी बॉडी हील हो रही होती है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो रहा होता है, और आधे से ज्यादा कैंसर का जो होना होता है, डायग्नोसिस जो होती है लोगों में जो होता है, वो हमारी इम्यूनिटी का कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है कि उसकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है। हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स डेली बन रहे होते हैं, करेक्ट, बट वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट होते? क्योंकि हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को किल कर देती है, डेड कर देती है, अपोप्टोसिस प्रोसेस कंटिन्यू रखती है, ताकि जो डिफेक्टिव सेल है उसे किल करो। तो ये जो फास्टिंग वाला प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोवाइड कराता है, तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन में बहुत अच्छा है। मैं खुद बोलती हूँ कि कभी भी 6 बजे के बाद खाना मत खाओ। 6 बजे के बाद शाम को अक्षय कुमार बन जाओ? नहीं, मतलब आई मीन ये है साइंटिफिक रीजन है इसका। 6 बजे के बाद खाना नहीं खाओ, लेकिन नहीं खाना चाहिए, आप नहीं खाना चाहिए। अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, तो आप मैक्सिमम 7 बजे तक कर लो, लेकिन सुबह शाम के 7 बजे से लेके मॉर्निंग के 7 या 8 ओ क्लॉक तक आप अपनी बॉडी को अननेसेसरी फीड मत दो। पर ऐसा तो हो सकता है, जैसे हम लोग यूथ है, हम लोग रात को ही खाते हैं, लेकिन रात से दिन का गैप बहुत बड़ा होता है, तो ये भी तो अब हमारी बॉडी क्लॉक वो तो एडजस्ट हो सकती है, राइट? नहीं, हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम कभी एडजस्ट नहीं हो सकता। यही रीजन है कि हम यूथ आज की डेट में क्यों इतना सफर कर रहे हैं। क्या होता है ये सर्केडियन रिदम? जो हमारा एक नेचर ने जो हमारी बॉडी को डे एंड नाइट का डिफरेंस दिया हुआ है ना, दैट इज सर्केडियन रिदम। कुछ चीजें अगर दिन में होंगी तो दिन, पता है क्या, हर दिन के घंटे के हिसाब से हमारी बॉडी में हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। अच्छा, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं ना, कॉर्टिसोल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये कनेक्टेड है। सर्केडियन रिदम एक इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ फंक्शन उस टाइम पीरियड में डे टाइम में ही अच्छा काम करेंगे, कुछ नाइट में काम करेंगे। आप देखो ऑटोमेटिकली नाइट में नींद क्यों आने लगती है जैसे जैसे नाइट होती है, क्योंकि बॉडी को पता है वो एक सर्केडियन रिदम चली आ रही है, नेचर ने हमें बनाया ही ऐसा है। और यही रीज़न है जहाँ जहाँ हमने नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, नाउ वी आर सफरिंग। जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं उसे खाओ। आपने खाने पीने की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, नाउ वी आर सीइंग रिजल्ट, करेक्ट, राइट? तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जो नेचर ने हमें बनाया है उससे स्टिक रहिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए। जो उसने हमें खाने पीने की चीज़ें दी हैं उनको कंज्यूम करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। शाम को 7 बजे से पहले खाओ,
बिल्कुल। और अगले दिन कितने गैप का? मिनिमम 12 आवर्स का गैप। यानी फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह बिल्कुल, आप मॉर्निंग में 7 12 आवर्स से ज्यादा का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 14-15 घंटे बिल्कुल का? हो सकता है, लेकिन बॉडी को फिर ग्लूकोज एनर्जी भी तो चाहिए, हाँ, राइट? तो ये देखा गया है कि जो ये इतने आवर्स का जो फास्टिंग आप रखोगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही है, हीलिंग है। आप दिन में खूब खाइए, लेकिन रात में रेस्ट दीजिए, जरूरी है ये, साइंटिफिक रीजन। आजकल के यूथ क्या करते हैं, जैसे कि मैं यूथ को रिलेट कर पाता हूँ। हाँ। आजकल क्या होता है, यूथ ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, हाँ, लंच में थोड़ा खाता है, शाम को थोड़ा खा लिया और रात को अच्छे से खाता है 12-1 बजे। हाँ, लेकिन रात से लेके दिन का जो गैप है ब्रेकफास्ट के बीच का, वो 14-15 घंटे का गैप हो जाता है। तो ये भी अच्छा नहीं है। पता है शशांक, हाँ, कैंसर होने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज की डेट में किस चीज का है? किस चीज का? हमारी लाइफ स्टाइल का। हाँ, वही इसलिए मैं बात कर रहा हूँ लाइफस्टाइल के बारे में। हमारी डेट में जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बहुत ही अनहेल्दी है। पहला तो जैसे कि हम प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, स्ट्रेस इतना लेते हैं। स्ट्रेस का एविडेंस आ चुका है कि कैंसर के रिस्क में आता है ये। स्ट्रेस होता है? यस, स्ट्रेस। पता है क्यों? ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इफेक्ट डालता है। दूसरा, आपकी बॉडी के हार्मोन सारे अप डाउन हो जाते हैं। थर्ड, आप अननेसेसरी जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, फ्रोजन, पैक्ड, ये सब चीजें इतना खाते हो, तो ये आपका जो पूरा लाइफ स्टाइल है ना, ये कहीं ना कहीं कैंसर के होने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आपको पता है पहले के टाइम में, मतलब मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, हेड एंड नेक कैंसर 50+, 60+ लोगों में होता था। हाँ, बहुत रेयर होता था। राइट? आज की डेट में पता है कौन सी एज के लोग मेरे पास आ रहे हैं? 42, इनफैक्ट 40 भी नहीं, 30 to 45 ईयर के यंग अच्छा मैरिड बॉय, जिनकी लाइफ ही शुरू हुई होती है अभी उस टाइम। शुरू हुई होती है। मतलब वी फील सो पिटी कि वो अपने 5 साल के बच्चे को साथ लेके आ रहा है हॉस्पिटल। अच्छा, समझ रहे हो? मतलब वो उस एज में है कि उसका बच्चा इतना छोटा है, उसे पता भी नहीं होगा कि मेरे फादर को क्या हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। देखो, मुझे लगता है कि हम यूथ, हम ऑन्कोलॉजिस्ट एंड आपके जैसे यूथ मिलके इन चीज़ों को सोचे, समझे, डिस्कस करे, लोगों को बताए कि इस तरह का लाइफ स्टाइल हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और फ्यूचर में बहुत हमें पे करना पड़ेगा इसका। करेक्ट। आप एडवर्टाइजमेंट पे बिल्कुल मत जाओ। ये जो बाजारबाद है ना, इसने सब लोगों के माइंड को हैक कर रखा है। हम क्या देखते हैं, आप मुझे ये बताओ, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है ना, सीरियसली आई फील सो बैड कि सेलिब्रिटीज उन चीजों का ऐड कर रहे हैं जो वो खुद कुछ नहीं खाते। जैसे तंबाकू, पान पराग वो खाते हो? कहीं घूमते होंगे क्या पान पराग खा के? बिमल खाते होंगे क्या? वो शुगर के लिए बोलते हैं पॉइजन है, और तुम हमें कुकीज और प्रिजर्वेटिव फूड खाने के लिए क्यों बोल रहे हो? इतने सारे उनके खुद के इंटरव्यूज हैं जो बोलते हैं नो नो नो, शुगर इज पॉइजन। तो भाई तुम क्यों बोल रहे हो हम लोगों को खाने के लिए? दिस इज टू बैड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं। तंबाकू एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर के लिए। मोर देन 100 टाइप ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ द तंबाकू। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर। आप अगर मुंह से शुरू करोगे ना, पूरा मेरा माउथ हो गया, बकल म्यूकोसा, टंग, लैरिंग्स, इसोफेगस, सब कुछ तंबाकू। और ये पूरा जीआई, सब कुछ। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू मेजर कंट्रीब्यूशन। यस, पान, बीड़ी मतलब सिगरेट, बीड़ी मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं कैंसर। और अल्कोहल? यस, अल्कोहल बहुत एविडेंस। बिल्कुल। अल्कोहल से क्या क्या कैंसर हो सकते हैं? लीवर, मतलब आप कोई सा भी कैंसर बॉडी का उठा लो, सारे अल्कोहल, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू से लिंक्ड है। इन सब में मोर देन 100 टाइप पर कहते हैं मॉडरेट अमाउंट में लो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? अच्छा, ऑल इज बाजारबाद। मॉडरेट अमाउंट भी नहीं? नहीं, अल्कोहल कुछ भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइजन इज पॉइजन। ठीक है, सारे यंगस्टर्स साथ से छोड़ देना। नहीं, पर मैं बाहर के लोग भी लेते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए लेते होगे ना थोड़ा बहुत। नहीं, वैसा नहीं, बियर पी लेते हैं लोग। नहीं, मतलब प्रूवन है ये। प्रूवन है। बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट आई नेवर से कि देयर इज ए सेफ अमाउंट। नो सेफ अमाउंट, कोई क्वांटिटी नहीं है, सेफ क्वांटिटी कुछ नहीं है। पर बहुत सारे लोग हेल्दी है पी के अभी तक, तो फिर उनकी बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है। अच्छा, मैंने बोला ना, 100 में से 30 लोग, जरूरी नहीं ना, सबका अपनी बॉडी का रेस्पॉन्स अलग होता है। बट जो गलत है वो गलत है। हाँ जी। पान, बीड़ी, गुटखा तो लाखों लोग खाते हैं ना, लेकिन 100 ही लोगों को कैंसर हो रहा है ना। हाँ, लाखों लोग करोड़ों लोग खाते हैं। हाँ, करोड़ों खाते हैं। लाखों लोगों को, हजारों लोगों पर को। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स दे रही है इस बात पे? नेवर नो, राइट? और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज सही नहीं है वो नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल का आदी है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलना चाहता, भाई सुन ले, कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। बिग नो। और वो तो सब कुछ लेता है।
वो तंबाकू भी लेता है, वो अल्कोहल मुझे लगता है ना अपने दोस्त को ना किसी उसने तो चारों तरफ वो एक लेयर बना लिया है कि भाई हाँ अटैक कर। शशांक अपने उस दोस्त को ना प्लीज मेरे पास ले आना किसी दिन हॉस्पिटल मिलवाऊंगा में। अभी जिस दिन मैं आपको। उसको रियलिटी दिखाऊंगी ना, मैं अभी आपको आई मिलवाऊंगा मस्ट उसको। से कि मतलब वो सोचेगा इस बारे में। हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूरी है हमें लोगों को अवेयर करना कि बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, बिग नो ये बहुत बड़ा कॉज है। अभी मानो आपकी बॉडी में कुछ लक्षण नहीं दिख रहे, सिम्टम्स नहीं दिख रहे, पर फ्यूचर में दिख सकते हैं। क्या पता आपके वो हेल्दी सेल्स जेनेटिक लेवल पे क्या चेंज हो जाए जो आपके बच्चे में मैनिफेस्ट हो जाए। करेक्ट, आपको कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है आपके जीन्स में वो प्रॉब्लम आ जाए। फिर बेचारा वो आपका बच्चा वो सुनेगा कर्मा किया किसी ने, फादर ने कर्मा किया, तो और चीजें होती हैं। अब पता है क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं है, लोग मतलब उस चीज को ना लोगों को शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, आधी चीजें तो छुपाई जाती हैं। हाँ जी। कोई भी चीज अगर मार्केट में हेल्दी करके आ रही है तो तुम्हें नहीं पता कि वो उसका जो रिसर्च है वो उसी कंपनी के ऑनर ने स्पॉन्सर किया हो। करेक्ट, यू नेवर नो। तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू और आपके थ्रू लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपनी अकल लगाओ, कंटेंट देखो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड प्रिजर्वेटिव, कैन, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, सबको नो कहो, सबको जो भी पैकेज्ड फूड है सब कुछ नो। एडिड शुगर होता है उनमें, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को प्रोन कर रहे हैं कैंसर के लिए। आप किसी भी चीज के एडिक्शन कब होता है आपको, खाने की क्रेविंग और ये सब चीजें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपको प्रोन कर रहे हैं। ये सब क्या है, मार्केट है। करेक्ट, राइट। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वेज और नॉन वेज दो तरह की कैटेगरीज होती है। कैंसर किनको ज्यादा होने का खतरा होता है, वेजिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियंस? ओके, क्योंकि ये लोगों के, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का इससे लिंकअप है कि जो मीट खाते हैं, मीट ईटर है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर क्या ये कैंसर में भी है ये? ओके, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपने जो पूछा है। एंड सेकंड, मैं भी रिसेंटली 2 बुक्स पढ़ रही हूँ। देखो, बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट हम ना ज्यादातर ना कैंसर का ट्रीटमेंट पार्ट, डायग्नोसिस और ये सब देखते हैं। न्यूट्रिशन का पार्ट हमारे हॉस्पिटल में ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। लेकिन somehow I realized कि ये नॉलेज मुझे होनी चाहिए कि किस तरह से हमारी डाइटरी हैबिट्स कैंसर का कॉज करा रही हैं। तो उन बुक्स में क्लियर कट लिखा है कि जो हमारे प्लांट डेराइव्ड फूड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लेग्यूम्स, सीरियल्स, उनमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वेजिटेबल्स, जितने भी डार्क कलर के वेजिटेबल्स देख रहे हैं इनमें सब में फाइटोकेमिकल्स होते हैं। राइट, कैरोटीन आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रेसवेराट्रॉल ग्रेप्स में मिलता है, और भी बहुत सारे फिनॉल्स वगैरह होते हैं, गार्लिक अनियन में मिलता है। इनमें जो ये फाइटोकेमिकल्स होते हैं ना, इनका प्रूवन रोल है कैंसर प्रिवेंशन में। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो ये नॉन वेज आपने बोला, इनमें कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि एक तो आप रेड मीट अवॉइड करिए। रेड मीट का क्लास 1 कार्सिनोजन प्रूव हो चुका है। रेड मीट में भी जो वो प्रोसेस करके आता है, प्रोसेस समझ रहे हो आप? हाँ, जो फ्रिज में होता है या फिर पैकेज, जो ये है बेकन, सॉसेजेस, सलामी, आप समझ गए ना, जो प्रोसेस करके रेड मीट को जो प्रिपरेशन मार्केट में आ रही है, बर्गर वगैरह में भी जो यूज होता है ना, उसको कंप्लीटली नो। जितना भी रेड मीट, एक तो पहली बात तो रेड मीट अपने आप में हार्मफुल है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। मैंने जो बुक पढ़ी उसमें लिखा था कि यू कैन टेक रेड मीट बट इन ए स्मॉल क्वांटिटी, लाइक 1 or 2 times इन ए वीक। वो भी कुछ अमाउंट था 300 ग्राम के अराउंड, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड नेवर। सेकंड, अब आप आता है कि कैसे खाएं नॉन वेज। देखो, बहुत से लोग खाते हैं, हमारे इंडिया में काफी लोग खाते हैं, और खाना भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होते हैं, मैं खुद बोलती हूँ, बट नॉट इन एक्सेस अमाउंट। तो हमेशा पेयर दीज नॉन वेज फूड विद योर वेजिटेबल्स। ओके, आपने कभी देखा होगा फॉरेन कंट्रीज का जो कल्चर है खाने का, सैलेड, ज्यादा सैलेड खाते हैं वो, बहुत सैलेड खाते हैं, है ना? एक बाइट अगर वो उसकी ले रहे हैं तो 2 बाइट वो उसकी लेते हैं। तो वो खाने का एक तरीका होता है। ऑलवेज मिक्स योर नॉन वेज फूड विद वेजिटेबल्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ये सारी बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक में कैंसर से अगेंस्ट, कैंसर से लड़ने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत जरूरी है। मेरे को पॉडकास्ट स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है, मुंबई से दिल्ली आया, और इन 1 सालों में मेरे आसपास के जो लोगों से मेरे को सुनने मिला है या फिर कुछ जानने वाले लोगों को, कम से कम 15 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सुना है कि उनको कैंसर हो चुका है। इसलिए मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे तो बात करूं, एक तो अवेयर करूं लोगों को,
गवर्नमेंट को भी पता चले request कि करूं। फैसिलिटीज थोड़ी बढ़ाए Right. ताकि वो आम लोगों को गरीब लोगों को मदद क्योंकि कहते हैं कि आप छोटे हॉस्पिटल्स में भी कीमो रेडिएशन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा ये तामझाम नहीं है कीमो या रेडिएशन वगैरह, राइट? रेडिएशन के लिए तो चाहिए होता है, काफी सेटअप चाहिए होता है, हाँ। काफी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी, टर्म्स एंड कंडीशन, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है, कोई पर बड़ी चीज कीमो है में क्या? तो नहीं होता शायद। नहीं, कीमो में तो आपको रूम चाहिए होता है, हाँ, डॉक्टर चाहिए होता है और correct, मेडिसिन चाहिए होती है। एटलीस्ट इतना तो हम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे तहसील में, गांव में। नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कैंसर ना हमेशा एक टीम वर्क है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक कीमोथेरेपी सेंटर खोल दिया तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गवर्नमेंट को कि प्लीज प्रोवाइड मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर। कैंसर की ट्रीटमेंट में आधे अधूरे ट्रीटमेंट से बात हर एक नहीं डिस्ट्रिक्ट में तो होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। आप देखो कितने सारे 2 टायर सिटीज है, रेडिएशन सेटअप है ही नहीं, फैसिलिटीज है ही नहीं। अब जाके धीरे धीरे लोग डाल रहे हैं रेडिएशन सेटअप, बट वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं और गरीब पे नहीं कर पाता बेचारा। तो और जो स्कीम भी निकली हुई है वो हर एक के लिए नहीं होती है, कुछ ही लोग उसको यूज कर पाते हैं। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर हम आज की डेट में इंडिया कैपिटल हो चुका है कैंसर की, तो हमें उसके अगेंस्ट अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे ही गवर्नमेंट सेटअप में एटलीस्ट जो अभी स्टेब्लिश सेंटर्स हैं उनमें तो सारा कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, डॉक्टर्स अपॉइंट कराएं, मशीनें लगवाएं, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत तामझाम है, बहुत तामझाम है। डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक यू नीड एटलीस्ट 14 to 15 टाइप्स ऑफ डॉक्टर फैसिलिटीज। 14 to 15 टाइप्स? यस, डायग्नोसिस के अलग होते हैं, पैथोलॉजिस्ट अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट अलग होते हैं, रेडिएशन, मेडिकल, मतलब सो मेनी स्पेशलिस्ट। इसलिए इतनी खर्च आ जाती है बहुत। आपने जब आप आई थी यहाँ पे तो आपने बोला कि मेरे बारे में आपने पूछा कि क्या आपका मेडिकल इंश्योरेंस है? हाँ, तो मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है, राइट? बहुत बड़ा रोल। अगर है किसी के पास तो वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर सकता है अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाए, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा। क्योंकि आप कह रही थी कि आपके पास एक पेशेंट आई जो कनाडा से आई थी, जिनका खर्च लगभग 2 से 3 करोड़ आया था, लेकिन उनके पास वो था। आपको पता है हमारे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? दे हैव इंश्योरेंस फॉर एवरीवन। ये वहाँ का गवर्नमेंट रूल है कि सबको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बट हमारे इंडिया में इंश्योरेंस का कोई बात ही नहीं करता। अच्छी चीज क्या है ना कि इंश्योरेंस आजकल बहुत तरह के हो गए हैं, आप क्रॉनिक डिजीज भी उनमें कवर कर सकते हो। लाइक आजकल ट्रांसप्लांट वगैरह भी उसमें कवर हो जाते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट। 15-20 लाख रुपए का कवरेज उसमें आ जाता है। तो बस वही है कि अवेयरनेस नहीं है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में तो आपको पता ही है कितना ज्यादा डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। तो मेरी यही सजेशन है, रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, बहुत जरूरी है। और आजकल कैंसर कवर हो रहा है उन इंश्योरेंस में। क्योंकि जिस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, लीवर फेलियर की चांसेस बढ़ गई है, कैंसर आजकल आम लोगों को भी हो रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस करवाना आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल ट्रू। तो हेल्थ इंश्योरेंस होने के ये बेनिफिट होते हैं कि आप किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट सेंटर में जा सकते हैं, राइट? आपका रेडिएशन, कीमो, सर्जरी सब कवर होता है। और ये कम से कम विद इन मतलब लाइक ना 30-35 लाख तक के खर्चे होते हैं। तो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास समझ सकता है एक उसके लिए कितनी बड़ी हेल्प है। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि व्हेन यू हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस, आपका ट्रीटमेंट में डिले नहीं होगा, राइट? जो महीनों लाइन में लगना पड़ता है पैसे अरेंजमेंट के लिए, बहुत सारे लोग बेचारे गरीब लोग बहुत कुछ जुगाड़ करते हैं, घर बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, आप समझ रहे हो? तो कितना वो नहीं करना पड़ेगा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो। हाँ, आपकी फैमिली को सपोर्ट आप रहेगा और आप भी एक अच्छा ट्रीटमेंट लोगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, बट यही है कि सोच समझ के लें, ढंग की कंपनी से लें और देखें कि क्या क्या वो कवरेज दे रहे हैं। क्रॉनिक एज वेल एज कैंसर दोनों कवर करना है। ठीक है, आई होप आज के इस पॉडकास्ट में हमने कैंसर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। कैंसर क्या होते हैं, क्योर क्या है, एडवांस ट्रीटमेंट क्या क्या आने वाली है, ब्रेक थ्रूज क्या है, मिथ क्या है, फैक्ट्स क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। और अगर हमने कुछ मिस किया है या आने वाले टाइम में और भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं तो हम दोबारा मैम को इनवाइट करेंगे। और मैम जाते जाते आप हमारे यूथ को अगर कोई बचना चाहता है इन सब बीमारियों से, वो चाहता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनको कैंसर हो, कोई भी नहीं चाहता या उनके फैमिली में हो, तो आप जाते जाते क्या सजेशन देना चाहोगे? चाहे वो स्क्रीनिंग से लेके हो या फिर लाइफस्टाइल चेंज करने से हो या फिर डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने से हो, जो भी आप सजेशंस देना चाहो प्लीज दे दो।
श्योर। देखो, कैंसर ना किसी एक पर्सन की बीमारी नहीं होती, पूरी फैमिली की होती है, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। तो मेरा हमारी यूथ से यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस जितना हो सके उतना आप खुद लो। जब आप अवेयर रहोगे दूसरों को अवेयर करोगे। और शशांक के लिए मैं इसलिए स्पेशल थैंक्स कहूँगी कि आपने ये स्टेप लिया। दूसरा, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए। आप एडवर्टाइजमेंट पे मत जाइए, वो लोग क्या दिखा रहे हैं क्या बता रहे हैं, अपनी अकल लगाइए। तीसरा, आप कोशिश करिए फिजिकल एक्टिव रहने की। फोर्थ है कि आप नेचर से कनेक्टेड जरूर रहें, हर तरह से, खाने पीने से लेके, और जो आपका बॉडी का एक जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम है उसको मेंटेन करने से लेके, अपनी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने से लेके, और जो एक नेचर ने जो हमारी एक फिजियोलॉजी बनाई है ना उसको जरूर फॉलो करिए। शशांक, आज की डेट में ना लोग पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? जो एक आइडियल एज है ना हर चीज की, उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, पुश करते चले जा रहे हैं। तो उससे स्टिक रहना बहुत जरूरी है। बाकी तो मैं यही कहूंगी इन दी लास्ट कि कैंसर मैं अकेले नहीं लड़ सकती, बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट। हम सब मिलके अगर साथ खड़े होंगे तो इस कैंसर जैसी डेडली बीमारी को हरा सकते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैंसर होने का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो। इट कैन बी क्यूरेबल, इट कैन बी क्योर्ड। और आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट आने वाले हैं जो जहाँ पे कैंसर एक आम बीमारी हो जाएगी। तो आप गिव अप मत करो। अगर आपको हो गया है, आपकी फैमिली में किसी को हो गया है, आप डॉक्टर्स को दिखाओ और हौसला बरतो। बिल्कुल। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू Thank you so फॉर much. हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू।